वैसे तो दुनिया के हर एक चुनाव में नेताओं का, प्रत्याशियों का, कार्यकर्ताओं का और उनकी साख दांव पर रहती है और ये साख तय होती है जीत या हार से, या फिर ये कह लूं कि सत्ता पाने या ना पाने से। लेकिन शायद हर बार ऐसा नहीं होता। कभी कभी लोकतंत्र में जीत या हार नहीं होती, सत्ता का लक्ष्य नहीं बल्कि खुद का सेट किया हुआ टारगेट, जिससे नेताओं की साख जुड़ती है। जैसे कि 2024 का चुनाव आप ले लीजिए। पिछले 2 बार से जिस चेहरे और नेतृत्व के सहारे बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई, इस बार उसी चेहरे या फिर कह लूं कि नेतृत्व ने अपने लिए अब तक का सबसे बड़ा टारगेट सेट कर दिया है, 400 पार का। और स्कोर बोर्ड पर 400 सेट करने में पीएम मोदी और बीजेपी के लिए सबसे बड़ा रोड़ा। लेकिन पीएम मोदी आपदा में अवसर ढूंढने वाले नेता हैं, ये वो हमेशा से कहते भी रहे। आइए अब आपको ये समझा देते हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके जरिए पीएम मोदी दक्षिण को साधने की कोशिश में लगे हैं। जो पहले मैंने जिस रोड़े का जिक्र किया, चुनौती है वो कहां की? दक्षिण की, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने मोर्चा संभाल रखा है। जैसे कि तेलंगाना में लोकसभा की आती हैं 17 सीटें और अब तक यही कहा जा रहा है कि बीजेपी के लिए दक्षिण का द्वार कर्नाटक है। दरअसल कर्नाटक ही दक्षिण भारत का वो पहला राज्य है जहां पर बीजेपी ने सरकार बनाई थी। लेकिन तेलंगाना के बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने जब ये कहा कि तेलंगाना दक्षिण का द्वार है, तो उससे ये साबित हुआ कि अब तेलंगाना के आश्रय बीजेपी दक्षिण भारत में अपना प्रसार करेगी। अब आप जरा ये समझिए कि बीजेपी को तेलंगाना से उम्मीद क्या है। दरअसल देश की राजनीति को करीब से जानने वाले ये जानते हैं कि जहां जहां पर क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत होती हैं, वहां पर बीजेपी की डगर मुश्किल होती है। लेकिन जहां पर बीजेपी का सीधा मुकाबला कांग्रेस से होता है, वहां पर सीधे सीधे नरेंद्र मोदी को फायदा मिलता है। तेलंगाना में बीआरएस अब कमजोर हो चुकी है और अब उसे टकराना बीजेपी के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है। सत्ता में कांग्रेस है और राष्ट्रीय स्तर पर उसे चुनौती देना और हराना बीजेपी के लिए आसान रहा है। अब आइए बात कर्नाटक की करेंगे। कर्नाटक में लोकसभा की हैं 28 सीटें और बीजेपी ने 28 में से 25 सीटें 2019 के लोकसभा चुनावों में जीती। लेकिन विधानसभा चुनावों में करारी हार के बाद इस पर सवाल खड़े हुए। यहां पर बीजेपी को अपने पिछले प्रदर्शन को दोहराना एक बड़ी चुनौती है और ऐसे में बीजेपी की जो रिसर्च टीम है वो जमीनी स्तर पर पूरी तरीके से लगी है। जानकारी के अनुसार बीजेपी कर्नाटक के मौजूदा 25 सांसदों में से 11 से 12 सांसदों का जो फीडबैक है वो ठीक नहीं, यानी कि इन सांसदों का टिकट कट सकता है। इसके अलावा बीजेपी यहां पर जेडीएस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है ताकि विधानसभा में जो नुकसान हुआ उसको कोप अप किया जा सके। आंध्र प्रदेश में जहां की लोकसभा की हैं 25 सीटें, आंध्र प्रदेश में बीजेपी ने चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण के साथ गठबंधन किया। पिछली बार जब बीजेपी टीडीपी से अलग होकर लड़ी तो बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली और जब 2014 में बीजेपी और टीडीपी साथ थे तो एनडीए को 17 सीटें मिल गई थी। स्वाभाविक है कि इस बार बीजेपी को इस अलायंस से उम्मीदें काफी ज्यादा हैं। अब बात केरल की कर लेते हैं। केरल में लोकसभा की हैं 20 सीटें। केरल में सद्भाव यात्रा के जरिए मुस्लिम और ईसाई वोटों तक वो पहुंच रही है और इस बार बीजेपी ने यहां पर एक मुस्लिम उम्मीदवार को भी टिकट दे दिया। केरल में कांग्रेस और लेफ्ट एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही हैं, तो बीजेपी के लिए अवसर भी यहां पर नजर आता है। इधर तमिलनाडु में लोकसभा सीटों की संख्या है 39। 2019 में बीजेपी को 4 सीटें मिली थी। अब सवाल यह कि तमिलनाडु में बीजेपी के लिए होप क्या है। तमिलनाडु में जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के नेता सनातन धर्म, हिंदी भाषा, भगवान श्री राम को लेकर अपशब्दों का इस्तेमाल करते रहे, उसको लेकर सवाल खड़े करते रहे, उससे कांग्रेस भी असहज नजर आई और बीजेपी ने इसे एक बड़ा मुद्दा बनाया। प्रधानमंत्री मोदी अपनी रैलियों में अक्सर इस मुद्दे पर बोलते भी हैं और भगवान श्री राम का जिक्र भी करते हैं। दरअसल आज पीएम मोदी तेलंगाना, केरल और तमिलनाडु दौरे पर थे। पीएम मोदी ने जहां पर तेलंगाना में रोड शो किया, करोड़ों की सौगातें दी और इतना ही नहीं, तमिलनाडु और केरल से पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा है। डीएमके और कांग्रेस का इंडी अलायंस
कभी भी तमिलनाडु को विकसित नहीं बना सकता। इन लोगों की हिस्ट्री घोटालों की है। इन लोगों की राजनीति का आधार लोगों को लूटने के लिए सत्ता में आना है। एक तरफ बीजेपी की कल्याणकारी स्कीम होती है, दूसरी तरफ इनके करोड़ों के स्कैम होते हैं। पिछले 10 वर्षों में हमने देश के हर क्षेत्र, हर वर्ग के लिए जितना ज्यादा काम कर सकते हैं करने का प्रयास किया है। आप जानते हैं, हम युद्ध के बीच फंसी हमारी नर्स बहनों को भारत वापस लेकर आए थे इराक से। कोरोना के समय दुनिया के हर हिस्से से भारतवासियों को स्वदेश पहुंचाया है, क्योंकि जहां एक भी भारतीय परेशानी में होगा, वहां उसके साथ हमारी सरकार मजबूती से खड़ी होगी। ये है मोदी युड़े गारंटी।